नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम बारिश वाले क्षेत्रों में राजमा की खेती है मुनाफे का सौदा। बटन मशरूम की खेती के लिए कैसे तैयार करें कंपोस्ट। अपने बिहार और झारखंड में राजमा की खेती फली और दाना दोनों के लिए की जाती है और जैसा कि अभी इसकी बुआई का सही समय चल रहा है, ऐसे में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की उपलब्धता है और वो इसकी बुआई करना चाहते हैं, तो इसकी कौन कौन सी किस्मों को चुने और बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दे ताकि आने वाले समय में इससे अच्छा उत्पादन मिले। इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। जो किसान भाई अभी राजमा का खेती करना चाहते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, थोड़ा सा ठंडी आता है, वो बहुत बढ़िया होता है राजमा की सोइंग करने के लिए। राजमा, जिसे किसान फ्रेंच बीन, कडनी बीन के नाम से जानते हैं, इसकी खेती सब्जी एवं दाना के लिए की जाती है। शाकाहारी भोजन में राजमा की मांग देश दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। राजमा की खासियत यह है कि एक तरफ जहां स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। इसीलिए राजमा को नकदी फसल के रूप में उगाया जाने लगा है। ये फसल पाला एवं जलभराव के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। तो पहले हमें राजमा की सोइंग के लिए हमें मिट्टी का चयन करना चाहिए और राजमा की सबसे अच्छा फलन होता है बालोई दोमट मिट्टी जो होता है, सैंडी लोम सॉइल, वहाँ पे बहुत बढ़िया फलन होता है। ज़मीन की अगर प्रिपरेशन करना है तो पहले एक बार गहरी जुताई करना चाहिए और दूसरी बार जो हम जुताई करेंगे तब कम से कम 10 से 15 टन FOM जो कि फार्म यार्ड मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट पर हेक्टर के हिसाब से हमको ज़मीन पे देना पड़ेगा। इसके बाद 2 जुताई होने के बाद हम अपना ज़मीन को रिज एंड फारो सिस्टम से तैयार करेंगे, यानी मेर और नाली पद्धति से तैयार करेंगे। 2 मेर के बीच में कम से कम 45 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। दीमक से फसल सुरक्षा के लिए क्लोरपाइरिफास 1.2% 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए। साथ ही 10 से 12 टन गोबर की खाद भी मिलाकर पाटा लगा दें। जो नाइट्रोजन हम यूज़ करेंगे उसका 90 किलो नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, 80 किलो फॉस्फोरस यूज़ करेंगे एंड 60 किलो पोटाश यूज़ करेंगे। उसमें से नाइट्रोजन का जो आधा भाग है वो हम जब सोइंग करेंगे तब जो मेर बनेंगे उसका एक साइड में दे देंगे और बाकी जो आधा नाइट्रोजन है वो 2 बार 2 स्प्लिट में हम देंगे। पहला स्प्लिट जब हमारा पहला इरिगेशन होगा, जो पहले बार हम सिंचाई करेंगे तब देंगे और उस टाइम पे हम अपना जो खरपतवार नियंत्रण करना है वो भी हम करेंगे। उसके लिए जो प्रभेद है, उन्नत प्रभेद का हमें चयन करना चाहिए, जिसमें से उदय आता है, उत्कर्ष आता है, जो बिहार झारखंड में बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा अर्का अनूप, अर्का कोमल, वो भी बहुत अच्छा प्रभेद है, जो कि 100 दिन के बाद कम से कम 8 से 10 टन पर हेक्टर ग्रीन पॉट का जो प्रोडक्शन है वो हमसे मिल जाता है। तो ये सब प्रभेद का आप पहले से चयन कीजिए। क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि बीज की शोधन करेंगे। बीज की शोधन करने के लिए हमें ट्राइकोडर्मा की यूज़ कर सकते हैं, जो कि 4 ग्राम पर किलो की दर पे हम ट्राइकोडर्मा से बीज को शोधन करेंगे और उसके 24 घंटे बाद हम उसमें राइजोबियम कल्चर से शोधन कर सकते हैं 2 ग्राम पर केजी सीड से। इससे क्या होगा कि हमारा जो और इसके बाद जब हम उसका सोइंग करेंगे तो जब हम उसका बीज का सोइंग करेंगे तो 2 बीज एक जगह पे हम रखेंगे और कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हम बीज का सोइंग करेंगे।
इसके बाद 25 दिन के बाद हम क्या करेंगे कि उसके वेडिंग करेंगे और एक पहला इरिगेशन देंगे, यानी सिंचाई करेंगे। और पहला एवं दूसरे सिंचाई के टाइम पे इसके बाद जब 50 दिन के हो जाएंगे पौधे, तब फिर से हम खरपतवार का पहले नियंत्रण करेंगे, फिर हम सिंचाई करेंगे और जो बाकी बचा 1/3 नाइट्रोजन का डोज है वो हम देंगे। तो उससे हमारा जो फॉलोन है बहुत बढ़िया हो जाएगा। राजमा की जड़ें उथली होने के कारण नम भूमि एवं अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। राजमा को 25 दिन के अंतराल से 3 से 4 सिंचाई करें। जैसे बुआई के 25, 50, 75 और 100 दिन बाद सिंचाई की हल्की जरूर करें। सिंचाई करते समय ध्यान दें कि खेत में पानी अधिक समय तक रुकना नहीं चाहिए। राजमा जल भराव के प्रति संवेदनशील होती है, इसीलिए खेत में समुचित जल निकासी व्यवस्था बनाए रखें। और मेरे द्वारा बताया गया सभी चीज़ें अगर किसान भाई फॉलो करे तो कम से कम 15 से 20 टन पर हेक्टर ग्रीन पॉट का यील्ड किसान को मिल सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, आने वाले समय में धीरे धीरे तापमान भी कम होने लगेगा। ऐसे में जो किसान बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं, उन्हें अभी से ही इसके लिए कंपोस्ट तैयार करना होगा, क्योंकि बटन का उत्पादन कंपोस्ट पर ही निर्भर करता है। इसलिए कंपोस्ट सही तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए बटन मशरूम की खेती कंपोस्ट की सही विधि के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। देश में श्वेत बटन मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। उत्पादन की दृष्टि से इसका विश्व में प्रथम स्थान है। देश के मैदानी व पहाड़ी भागों में श्वेत बटन मशरूम को शरद ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि इस ऋतु में तापमान कम तथा हवा में नमी अधिक होती है। मशरूम की खेती करने का तरीका खाद्यान्न और बागवानी फसलों से बिल्कुल भिन्न है, अतः इसकी खेती शुरू करने से पहले प्रशिक्षण देना हितकर होता है। कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, तो उसके संबंध में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहले गेहूं का भूसा लें या आपका धान का भूसा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे मिनिमम कम से कम 5 क्विंटल का ये होनी चाहिए। गेहूं का भूसा 5 क्विंटल लेनी चाहिए। इसके साथ उसी रेशियो में आप दे सकते हैं यूरिया 8.5 kg और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 10 kg लें। सिंगल सुपर फॉस्फेट आपका 5 kg और म्यूरेट ऑफ पोटास 5 kg और चोकर 25 kg और गुड़ का सीरा 11 kg और जिप्सम 50 kg और फुराडॉन या मुर्गी खाद हम लोग लेते हैं 175 kg। इतनी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी होगी पहले ही, जब खाद बनाने से पहले ही आपको मिनिमम यानी कि कम से कम 5 क्विंटल स्टॉक का बनाना होगा, क्योंकि अगर मान लो इससे कम बनाएंगे तो क्या होगा, उसका डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। आजकल वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप खुम्ब को कृत्रिम ढंग से तैयार की गई खाद कंपोस्ट पर उगाया जा रहा है। श्वेत बटन खुम्ब उगाने के लिए खाद यानी कंपोस्ट को 3 विधियों से तैयार किया जाता है, जिनमें पहली है छोटी विधि, दूसरी है लंबी विधि और तीसरी है इंडोर विधि। छोटी और इंडोर विधि से खाद तैयार करने में समय कम लगता है, लेकिन अधिक पूंजी और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो कि काफी महंगे हैं। फिलहाल हम चर्चा करते हैं लंबी विधि से खाद बनाने की, जिसे किसान आसानी से तैयार कर सकते हैं।
तो इसके इतना सामान इकट्ठा कर लिए, इकट्ठा करने के बाद फिर हम लोग इसको गेहूँ का भूसा को हम लोग भिंगा लेते हैं एकदम, 2 दिन तक भिंगा लेते हैं एकदम, पानी डाल करके स्प्रे करके हम लोग 2 दिन भिंगा लेते हैं एकदम। और जिस दिन सारा चीज़ को मिलाएंगे, यानी कि और सामग्री जैसे यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, SSP, म्यूरेट ऑफ पोटास, चोकर, गुड़ का सीरा, ये सब जिस दिन मिलाएंगे, और जिस दिन मिलाएंगे उस दिन हम लोग 0 डे मानते हैं एकदम, 0 डे मानते हैं। उसी दिन सारा चीज़ हम लोग उसको मिला देते हैं एकदम, ढेर बना लेते हैं एकदम, इकट्ठा करके ढेर बना लेते हैं। ढेर बनाने के बाद इसको चारों ओर से पॉलीथीन से ढक देते हैं। गीले किए गए मिश्रण को मिलाकर करीब 5 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा ढेर बना लें। ढेर की लंबाई सामग्री की मात्रा पर निर्भर करती है। ये ढेर 5 दिन तक ज्यों का त्यों बना रहने दें और जरूरत हो तो बाहरी परतों में नमी कम होने पर आवश्यकता के अनुसार पानी का छिड़काव किया जा सकता है। 2-3 दिनों में इस ढेर का तापमान करीब 65 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि एक अच्छा संकेत है। ढकने के बाद इसको ऐसा आपको 6 दिन तक वैसे छोड़ दें। 6ठा दिन में हम लोग फर्स्ट टर्निंग, पहली पलटाई करते हैं, प्रथम पलटाई करते हैं। अब जैसे पलटाई करने का भी तरीका यह है, जैसे साइड वाला को अलग कर लें, ऊपर वाला को अलग कर लें और नीचे वाला को भी अलग कर लें। इस तरह से 3 पार्ट आपका 3 भाग बनेगा। तो सबसे जो बीच में जो था, बीच वाला को आपको नीचे रखना है और ऊपर वाला को बीच में आएगा, और जो सबसे नीचे था ऊपर चला आएगा। इस तरह से हम लोग पलटाई करने का सीक्वेंस इसमें हम लोग करेंगे। करने के बाद फिर हम ऐसा फिर उसके बाद हम लोग इसमें सीट आता है, पॉलीथीन सीट से ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर इसको और 4 दिन ऐसे छोड़ देना है। 4 दिन के बाद फिर दूसरी पलटाई करना है। दूसरी पलटाई करने की विधि जो है वो भी उसी तरह से करना है। उसी सीक्वेंस में पहले जैसे जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने मिलाए हैं उसी सीक्वेंस में फिर मैंने मिला करके एक ढेर बना देना है। ढेर बनाने के बाद फिर इसको हम लोग ढक देते हैं। इसके बाद फिर उसको हम ढक दिया। ढकने के बाद फिर 13वां दिन में 3rd पलटाई करते हैं। तो पलटाई करने के बाद पलटाई करने का तरीका वही है। और इस 13वां दिन में हम लोग जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम मिलाने के बाद फिर वही सीक्वेंस में हम लोग इसको ढेर बना देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग उसी तरह से हम लोग इसको ढेर बना देते हैं। ढेर बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हर तीसरे दिन में चौथाई पलटाई भी करना है। फिर आपका 5वां पलटाई इसी तरह से करना है। इस तरह से 8वां पलटाई में हमारी खाद तैयार हो जाती है। इस तरह से 28वां दिन लगता है एकदम। 28 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाता है। और 28 दिन में फिर हम इसका चेक कर लेते हैं कहीं इसमें अमोनिया का गंध तो नहीं है, या और अमोनिया का गंध हम कैसे पहचानेंगे। जैसे गौशाला में किसान भाई जैसे गौशाला में जाते हैं तो किस तरह का हम एकदम गंध आती है, उसी तरह का गंध नहीं होनी चाहिए। ये गंध रहने से क्या, अमोनिया का गंध रहने से क्या हो कि माइसिलियम जो फंगस का माइसिलियम इसको मार देता है। इसलिए बिजाई करने से पहले हम सुनिश्चित कर लें कि इसमें अमोनिया की गंध नहीं हो। कंपोस्ट बनाने के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है, नहीं तो कंपोस्ट अच्छी तरह नहीं होगा। कंपोस्ट तैयार करने के लिए साफ सुथरे स्थान का चयन करें और हो सके तो हवादार कमरे या हॉल में कंपोस्ट तैयार करें। कंपोस्ट को तैयार करने के लिए सही मात्रा में अवयवों को मिलाएं और समय पर पलटाई का काम करें। जो भी व्यक्ति पलटाई का काम करते हैं वे हाथों में दस्ताने और जूते अवश्य पहने। कंपोस्ट को कभी भी खुले स्थान पर नहीं बनाएं। दीवार खड़ा कर लें, लेकिन ओपन टाइप का होनी चाहिए, हवा जहाँ, क्योंकि जैसे पलटाई करेंगे तो बहुत गंद करता है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए बंद कमरे में कभी नहीं बनाया हम। ये इन सब बातों को ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। इस तरह से 28 दिन में आपका जैसे चेक कर लिए, चेक करने के बाद अब इसमें अमोनिया की गंध नहीं है, तो ये आप सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमारा कंपोस्ट रेडी हो गया। आगे की प्रक्रिया के लिए हमारा रेडी हो जाता है। इस तरह से हमारा कंपोस्ट 28 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 65 से 70% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 37 से 40% रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की जो भी फसल पककर तैयार हो रही है उसकी कटाई कर शीघ्र ही खेत की तैयारी की कोशिश करें। फसल काटते समय खेतों में फॉल्स स्पॉट रोग, जिसमें दानों में सुनहरे रंग की बालियां बनती हैं, इसके अलावा इसे अगरबत्ती रोग भी कहते हैं। ऐसी पत्तियां अगर दिखाई पड़े तो उन पत्तियों को लिफाफे से ढककर काट लें और जलाकर नष्ट कर दें। जो किसान भाई असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं वे फसल काटने के बाद खेत की तैयारी करें और अनुशंसित बीज और उर्वरकों का प्रबंध कर लें। असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की बुआई के लिए उन्नत किस्मों में आप बिरसा गेहूं 3 के 1317, HD 3171, HI 1612 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव कर सकते हैं। सिंचाई की सीमित सुविधा रहने पर इस समय किसान भाई असिंचित क्षेत्रों में जौ की खेती कर सकते हैं। इसकी अनुशंसित किस्मों में लखन के 603 में से किसी एक किस्म की बुआई 22 सेंटीमीटर कतार से कतार और 7 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी पर करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 40 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। जो किसान भाई सरसों की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी कर बुआई करें। सरसों की अनुशंसित किस्मों में शिवानी, पूसा बोल्ड, पूसा मस्टर्ड 25, बिरसा भाभा सरसों 1, NRCHB 101 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ में बुआई के लिए 3 किलोग्राम बीज की जरूरत होगी। जो किसान भाई तीसी की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी कर बुआई करें। इस क्षेत्र में इसकी अनुशंसित किस्मों में दिव्या, प्रियम, बिरसा तीसी 1 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ में बुआई के लिए 8 किलोग्राम बीज की जरूरत होगी और बीज को 30 सेंटीमीटर कतार से कतार और 10 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी पर बोएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव राजपुरा, जिला जमुई से नरेंद्र श्रीवास्तव ने। आप घन जीवा अमृत बनाने की विधि और इसके प्रयोग के लाभ के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नरेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। प्राकृतिक खेती में किसान बंधुओं 5 चीज़ें जो है आप जो है ना काम में ले सकते हैं। पहला है जो है बीजामृत, दूसरा जो है ना जीवामृत, तीसरा जो है धन जीवामृत, चौथा जो है आच्छादन और 5वां आपका जो है वाष्पन है। किसान बंधुओं, हम धन जीवामृत जो है बनाने जा रहे हैं। इसमें जो है कोई जो है ना बहुत ज़्यादा जो है लागत नहीं आती। किसान बंधुओं, आप अपने घर पर जो है ना धन जीवामृत बना करके उसका उपयोग करके और अपनी लागत को आप जो है ना कम कर सकते हैं। किसान बंधुओं, लागत के साथ साथ किसान बंधुओं अपनी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता, जो मृदा की जो है नेचुरल जो है गुणवत्ता है, उसको आप जो है बढ़ा सकते हैं। किसान बंधुओं,
किसान भाई अधिक पैदावार की चाह में खेती में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। रसायनों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बेहद ही आसान है और वे है घन जीवामृत। इसे किसान अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से बना सकते हैं और फसलों में उपयोग करके लागत को कम करने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आप धन जीवामृत जो है ना कैसे बनाया जो है जा रहा है। कम से कम जो है 2 क्विंटल जो है देसी गाय का गोबर सूखा हुआ प्रयोग करते हैं किसान बंधुओं। उसके बाद आप 2 किलो जो है बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी आप इसके ऊपर जो है ना फैला दीजिए। आप 1 क्विंटल देसी गाय का गोबर किसान बंधुओं 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अभी हम जो है 2 क्विंटल जो है गोबर लिए हैं, 2 एकड़ के लिए हम धन जीवामृत बना रहे हैं किसान बंधुओं। 2 क्विंटल जो है देसी गाय का गोबर लिए हैं, इसके ऊपर जो है 2 किलो जो है ना पीपल और बरगद के नीचे की मिट्टी हमने फैला दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि 2 क्विंटल देसी गाय के गोबर के ऊपर हम 4 किलो गुड़ को हम थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें जो है इतना हम पानी लें कि आप इसको जो है ना वो अच्छे से जो है 4 किलो गोबर वो गुड़ अच्छे से घुल जाए। इसमें घुलने के बाद जो है आप जो है देसी गाय के मूत्र में भी आप इसको जो है ना घोल सकते हैं, तो आपको पानी जो है ऊपर बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। तो आपका 2 क्विंटल ये देसी गाय का गोबर है, तो इसमें 4 किलो गुड़ और 4 किलो आप बेसन आप जो है इसमें मिक्स कर देंगे। अब जो आपने जो है ना 4 किलो आपने गुड़ और 4 किलो बेसन जो आप उसको घोले हैं अच्छे से एकदम आप जो है ना उसके ऊपर छिड़क दीजिए। तो उसमें क्या होगा कि जो गुड़ आप इस वजह से उपयोग कर रहे हैं कि वो जो बैक्टीरिया की संख्या उसमें बहुत तेजी से उसमें बढ़ेगी। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जो है ना 20 लीटर देसी गाय का गोमूत्र लेकर के इसको अच्छे से आप जो है ना छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद जो है फिर आप इसको अच्छे से हम फावड़े से जो है ना मिक्स कर देंगे किसान बंधुओं। मिक्स करने के बाद इसको आप किसान बंधुओं थोड़ा हल्की धूप में छाए में इसको आप जो है ना सूखने दीजिए। जब ये सूख जाए किसान बंधुओं बीच बीच में आप एक दो बार आप इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद ये धन जीवामृत जब किसान बंधु जब ये सूख जाए तो सूखने के बाद इसको आप क्या कीजिए कि डंडे से जो है ना पीट लीजिए। पीटने के बाद इसको जो है ना भुरभुरा कर लीजिए। इतना भुरभुरा हो जाए कि मतलब बारीक हो जाए। बारीक होने के बाद इसको आप छाए में आप इसको भंडारित कर दीजिए। कहीं छाए में बोरी में करके आप रख दीजिए इसको। और जब आप जो है फसल आपकी बिजाई करनी हो तो फसल बिजाई के समय 1 क्विंटल धन जीवामृत में मिक्स करके पूरे 1 एकड़ जमीन में आप उसको फेंक दीजिए और उसके बाद जो हल से जो उसको मिला करके फिर आप जो है ना बिजाई कर दीजिए। घन जीवामृत के फायदे हैं अनेक। घन जीवामृत के उपयोग से मिट्टी में नमी आते ही जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कई गुना बढ़ा देते हैं। घन जीवामृत से बीजों का अंकुरण भी अधिक मात्रा में होता है। घन जीवामृत के उपयोग से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। घन जीवामृत के उपयोग से आप रासायनिक खेती की अपेक्षा कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके उपयोग से फसलों की चमक और स्वाद दोनों बढ़ता है। इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं होता जो किसी भी फसल को नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार किसान भाई कम लागत में घन जीवामृत का खेती में प्रयोग करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो फसल बिजाई के समय आप क्या कीजिए कि 1 क्विंटल आप जो है धन जीवामृत ले लीजिए
और 1 क्विंटल जो है ना देसी गाय का गोबर जो सूखा हुआ है, छना हुआ, उसमें मिक्स करके आप उसको पूरे 1 एकड़ जमीन में आप उसको फेंक दीजिए और उसके बाद जो है हल से जो उसको मिला करके फिर आप जो है ना बिजाई कर दीजिए। उसके बाद यदि आप किसान बंधुओं आप जो है आप फसल बिजाई से पहले तो इसका उपयोग कर ही सकते हैं। उसके बाद आप खड़ी फसल में भी धन जीवामृत को आप जो है फेंक करके और आप जो है ना पानी चला दीजिए। अब ये धन जीवामृत किसान बंधुओं असिंचित जमीन में और सिंचित जगह दोनों जगह आप जो है धन जीवामृत बहुत ही कारगर है किसान बंधुओं। तो इस तरह से धन जीवामृत का उपयोग करके किसान बंधुओं आप अपनी जो है ना लागत को आप कम कर सकते हैं, जमीन की उपजाऊ क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। जब जमीन का स्वास्थ्य जो है ठीक रहेगा किसान बंधुओं, तभी हमको जो है स्वस्थ जो है भोजन मिलेगा और हम जो है ना स्वस्थ रहेंगे किसान बंधुओं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।